Hi everyone, welcome back to Krishnomics channel. Today topic is microeconomics which inspired to the H.L. Ahuja book chapter 2. तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे इवोल्व हो रही है और इसकी हिस्ट्री क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स को अलग से स्टडी क्यों करते हैं हम। तो इसका बेसिक कंसेप्ट हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जो ऊपर दी गई लिंक पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर वो होल या एग्रीगेट लेवल पर इकोनॉमिक की स्टडी ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। इवोल्व और हिस्ट्री। एडम स्मिथ, रिकार्डो, मैल्थस जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने माइक्रो लेवल पर एनालाइज नहीं किया। उनका ध्यान था टोटल वेज, टोटल रेंट, टोटल प्रॉफिट पे, जनरल प्राइस लेवल पे, टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन के इफेक्ट पे। लेकिन उन्होंने मान लिया कि हर रिसोर्सेज का फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में होता है। इस वजह से उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट या रिसेशन जैसे प्रॉब्लम को इग्नोर किया। न्यू क्लासिकल जो 1870s के दशक के थे, इन्होंने माइक्रो लेवल पे ही सोचते थे, एक इंडस्ट्री, एक प्रोडक्ट, एक प्राइस आउटपुट पे। पिगो जैसे इकोनॉमिक्स सोचते थे कि अगर वेज कट की जाए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस तरह से केन्जियन रिवॉल्यूशन कैसे आया फिर 1930 के ग्रेट डिप्रेशन ने सभी के भ्रम को तोड़ दिया। पहले हम जान लेते हैं ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है। जब कई तरह के डाउन टर्न देखने को मिलते हैं जैसे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट गिरता है, प्राइस यूजुअली डिक्रीज या स्टैग्नेंट रहते हैं, इसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। क्या हुआ था 1930 के डिकेड में? यूएसए के स्टॉक प्राइस और वैल्यूड हो गए थे, ग्रोथ स्लो हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गए थे, बैंक फेल हो गए थे। उस समय के प्रेसिडेंट हैबरेट होवर भी ज़्यादा कुछ ना कर पाए। 24 अक्टूबर 1929 से 29 अक्टूबर 1929 तक लगातार स्टॉक मार्केट गिरता रहा, जिसके कारण 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे भी कहते हैं। फिर एंट्री होती है केन्ज की, जो बताते हैं कि मार्केट अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट तक नहीं पहुंचती, अनएम्प्लॉयमेंट न्यूट्रली ख़त्म नहीं होता। इसलिए उसने दिया केन्जियन रिवॉल्यूशन या न्यू इकोनॉमिक्स। केन्ज ने सेज लॉ ऑफ मार्केट को चैलेंज किया। ये लॉ कहता था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उसने बताया कि नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल सिर्फ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से डिटरमाइंड होता है और ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से कम होता है। इस वजह से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी होती है। लोग और मशीन दोनों कम नहीं करते पूरी तरह। केन्जियन माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल, उन्होंने बताया कि कुछ फंक्शन एग्रीगेट लेवल पर कैसे काम करते हैं। कंजप्शन फंक्शन, लोग कितना कंज्यूम करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, फर्म कितना इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन, लोग कितना पैसा कैश में रखना चाहते हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक की डिमांड एंड सप्लाई, ये सब मिलके डिटरमाइन करते हैं नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, जनरल प्राइस लेवल। अब बात करते हैं व्हाई डू वी नीड ए सेपरेट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, अगर हम इंडिविजुअल फर्म या कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर ले माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो क्या उससे पूरे इकोनॉमिक्स के बिहेवियर को आइडिया नहीं मिल सकता? क्या हम पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को सिर्फ इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऐड और मल्टीप्लाई या एवरेज करके समझ सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर अलग होता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट का टोटल नहीं होता। की पॉइंट क्या है इसमें? व्हाट इज द टोटल ऑफ पार्ट इज नॉट द नेसेसरी ट्रू ऑफ द होल। मतलब इकोनॉमी में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां जैसे कि जो एक इंडिविजुअल के लिए सही होता है वो सोसाइटी के लिए गलत हो सकता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स और इसी वजह से हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ना पड़ता है। फॉरेस्ट एग्जाम्पल ये दिया था के.ई. बिल्डिंग ने, प्रोफेसर बिल्डिंग ने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। सोचो पूरी इकोनॉमी एक फॉरेस्ट है, हर इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म एक ट्री है। अगर हम सिर्फ हर ट्री इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करें तो पूरी फॉरेस्ट
का सही आइडिया नहीं मिलता। फॉरेस्ट का अपना अलग बिहेवियर होता है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का अलग से स्टडी करना पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सिस, क्या क्या एग्जाम्पल है? पैराडॉक्सिस ऑफ थ्रिफ्ट मतलब बचत का विरोधाभास। इंडिविजुअल लेवल पर बचत अच्छी चीज़ है, हर कोई फ्यूचर के लिए पैसा बचाता है, लेकिन जब सब अलग एक साथ बचाते हैं तो कंजप्शन गिर जाता है, डिमांड कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाती है। तो कह सकते हैं कि बचत इंडिविजुअल लेवल के लिए सही है, पर पूरे देश के लिए खराब हो सकता है। वेज एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, मजदूरी और रोजगार का संबंध। क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जैसे पीगो कहते थे कि अगर वेज कम करो तो फर्म ज़्यादा लोगों को काम पर रखेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। पर सच यह है कि अगर पूरे इकोनॉमी में वेज कम हो जाए तो लोगों के पास खर्चे के लिए पैसा कम होगा, डिमांड गिरेगा, फर्म ज़्यादा माल नहीं बेच पाएगी, वो और ज़्यादा लोगों को निकाल देगी। तो कंक्लूजन, एक इंडस्ट्री में वेज कट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, पर पूरे इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। फ्लैसी ऑफ कंपोजिशन, जो इंडिविजुअल के लिए सही है वो सबके लिए भी सही होगा, तो हम गलत अजम्पशन ले सकते हैं। इस गलत सोच को बोलते हैं फ्लैसी ऑफ कंपोजिशन। If you want PDF then join the Telegram group, and if you want to buy book then also available Amazon link in the description. Thanks for watching, subscribe and like.